स्वागत है आप सभी का कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में हैं। अब आपको बताते हैं इस पश्चिम एशिया की जंग के इस वक्त के हालात क्या बने हुए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन को 1 महीना आज पूरा हो गया। अब अभी तक क्या क्या हुआ इस वॉर में आप जानिए। ईरान में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 40 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। सिर्फ ईरान में 81,000 बिल्डिंगें जमींदोज हो गई, तबाह हो गई। 81,000 इमारतें, 23,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान में इंटरनेट बंद है। ईरान में 1,825, लेबनान में 1,094, इराक में 70 और इजराइल में 19 लोग मारे गए हैं। ईरान के अंदर 32 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनके विस्थापित होने की खबर है। लेबनान में 10 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। तेल की कीमत लगातार $100 के ऊपर बनी हुई है। तो ये अभी तक के हालात है। और इसमें एक और बड़ी खबर कि अमेरिका की फौजें वहां पर और इस वक्त पहुंचने जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि यूं कहिए कि लगभग पूरी कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए ईरान कई हफ्तों तक ईरान के अंदर जमीनी ऑपरेशन कर सकता है। अमेरिका के 3,500 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये सैनिक यूएसएस ट्रिपोली वॉरशिप के जरिए मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। ये सैनिक 31वीं मरीन एक्सपीरियंशियरी यूनिट का हिस्सा हैं। इनके साथ बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान और हथियार और भेजे गए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने यूएसएस ट्रिपोली से मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी मरीन्स की तस्वीरें भी जारी की हैं। मतलब आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका की फौज जो है वो जमीन पर भी उतर सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की जंग लड़ सकती है। हालांकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने अगर ये गलती की तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, उसका कोई सैनिक जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग जो हैं, जो सैनिक हैं, ये अब इस पूरे पश्चिमी एशिया में के रीजन में, जोन में पहुंच चुके हैं। इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो अभी नहीं हुई है। अब आप देखिए क्या चर्चाएं चल रही थी कि जो खर्ग आइलैंड है जहां से 90% तेल ईरान एक्सपोर्ट करता है, उस पर कब्जा करने के बारे में सोच सकता है। 1-2 और द्वीप हैं, उन पर कब्जा करने के बारे में सोच सकता है। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए उसकी फौज जो है वो भेजी जा सकती है। अब ये कहां इनका इस्तेमाल होगा ये नहीं मालूम। लेकिन कल मुझे बयान याद आ रहा है राहुल जी, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का। उन्होंने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट पर, ये ग्राउंड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट पर, यह कहा था कि हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स बगैर जमीनी फौज के भी पूरा कर सकते हैं। ये हम सैनिक भेज इसीलिए रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन रहे। जेडी वेंस का बयान जो है ना वो लेटेस्ट है। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है जल्द ही ईरान की वॉर से वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा थोड़ी देर और ये वॉर जारी रहेगी लेकिन हम वापस आ जाएंगे। अब यूएसएस त्रिपोली जो है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं। यहाँ 2500 सैनिक हैं इस शिप पे और ये एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग शिप है। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स होते हैं और साथ में लैंडिंग शिप है। यानी अगर आप समुद्र के किनारे पे लैंड करना चाहें तो ये एंड तक चला जाता है। ये शिप एंड तक चला। अच्छा। तो ये उस तरह का है, मतलब ये चाहते नहीं है ना, मतलब ये स्पेशलाइज्ड लैंडिंग ग्राउंड ऑपरेशंस का शिप है। और इसके साथ अगर हम डिप्लॉयमेंट देखें तो 3000, जैसे आपने दिखा, 3500 सैनिकों की डिप्लॉयमेंट है। और वैसे भी वहां पे अब बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट अमेरिकन फोर्सेस की, ग्राउंड फोर्सेस की है। लेकिन क्या अमेरिका ऐसी जुर्रत करेगा जब अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इस वॉर के खिलाफ जो प्रदर्शन, वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी जरा निकाल लीजिए, वो भी हम दिखा देते हैं। मैं जो सुन रहा हूं वहां लोगों को, उनका कहना है प्रदर्शन में ट्रंप को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि मुझे इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनना, या वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते। 2 टर्म हो गए, बाकी साल बचे हैं, मतलब 3 साल से कम। वो उसमें क्या वो ये चाहेंगे कि वो एकदम पंगु हो जाए। ज्यादा प्रभाव वो आदमी नहीं कर रहा है सर इस वक्त अपने देश में, पंगु हो जाएंगे। शायद आप इसे को समझिए कि वो ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, इस वजह से वो और ज्यादा जिद के ट्रंप को आप समझिए कुछ भी कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, कल परसों भी हमने चर्चा की थी कि 65,000 जो सैनिक है ना अमेरिका के, वहां पहुंच गए हैं। उसमें 5,000 पैराट्रूपर्स हैं। कल मैंने बोला ही था कि ये मेरीन जो है उसके 3,500-4,000 लोग वहां पहुंच रहे हैं और यूएस ट्रिपोली से। और ये है वो प्रदर्शन की तस्वीर। अमेरिका में देखिए इतने लोग जो हैं, अब किसी ने दावा करने वाले 10 लाख लोग निकले। 50 जगहों पर प्रदर्शन जो है परवाही नहीं करते। 70 लाख 50 जगहों पर प्रदर्शन है, 70 लाख अमेरिकी अलग अलग जगहों पर। लेकिन इसका जो एक मतलब मैं एट्रीब्यूट करता हूं, चूंकि फॉक्स न्यूज ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है। एक नाम हम लोगों ने भी सुना था, या कहें कि दोनों नाम सुना था। एक का नाम है नेवेली रॉय सिंघम, जो इंडियन ओरिजिन का मूलतः बिजनेसमैन है और कम्युनिस्ट बिजनेसमैन है, टेक एंटरप्रेन्योर है। दूसरा नाम तो हम सब जानते ही हैं, उस पर तो
बड़ा हल्ला हंगामा हुआ है जॉर्ज सोरोस। करीब करीब 3,500 इवेंट हुए। उन 3,500 इवेंट में एक सोशलिज्म और लिबरेशन ऐसे करके एक पार्टी है वो, और कोड पिंक, ऐसे 10 अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं। कुल उनके जो वर्टिकल निकल के आए तो ऐसे संख्या हो जाती है 500। उस रिपोर्टर ने बाकायदा, जो फॉक्स की रिपोर्टर है, उसने सबको देखा तो सबका लिंक जाकर जॉर्ज सोरोस और नेवेली रॉय सिंघम से जुड़ता है, जिसको बार बार ट्रंप कहते रहे कि रेडिकल लेफ्ट के लोग, कम्युनिस्ट, वो हमको गिराना चाहते हैं। और फर्स्ट टाइम है कि अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि नो किंग, नो मोनार्की, नो वॉर। और उसके आगे वो क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन इज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और ये अमेरिका के लोगों को बहुत परेशान करने वाला है। फिर भी 70 लाख लोग दावा जो किया जाता है, 70 लाख लोग जो है वो किसी के कहने पे नहीं आ सकते। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन मैनेज नहीं किया जा सकता। इसको और थोड़ा सा आगे जोड़ दूं मैं। ये जो ग्रुप हैं, ये शी जिनपिंग के समर्थन में कैंपेन चलाते हैं, ये मादुरो के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, और ये अयातुल्लाह अली खामेनेई के पक्ष में खड़े रहने वाले लोग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 70 लाख सब होंगे, वो होंगे कुछ 10, 20, 50 हजार लोग। लेकिन जो ऐसा मोमेंट, अब जैसे हम ही लोग युद्ध के विरोधी हैं, हमसे अगर कोई कहे तो हम ट्रंप के इस वक्त विरोधी हैं क्योंकि वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन क्या जो फोर्सेज हैं उनकी बात नहीं होगी? क्या इसका जो लाभ लेना चाहते हैं? वो बिल्कुल होंगी। मैं इसलिए कहता हूं, मुझे ये लोग जो हैं, अब ये बैनर पोस्टर भी हर आदमी के हाथ में नहीं होता, भीड़ में बहुत लोग होते हैं। विरोध सिर्फ उसका नहीं है, ये ट्रंप का विरोध है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध है, सिर्फ वॉर, इमिग्रेशन का विरोध, इमिग्रेशन में सब है इसमें, सब कुछ शामिल है भी हैं, वॉर विरोधी भी हैं, ईरान समर्थक भी हैं, कम्युनिस्ट भी होंगे, डेमोक्रेट तो होंगे ही, लेकिन ये सारे इनमें कॉमन है कि ये सब ट्रंप विरोधी हैं। जो ट्रेड पॉलिसी उसका भी विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता ट्रंप के लिए ये है कि रिपब्लिक पार्टी के 7 सांसदों ने भी बैठक बुलाई है अगले संडे को। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि रिपब्लिक पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो ट्रंप की इस नीति से खुश नहीं है। युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो तो फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके यहाँ मतलब बिल्कुल नेता लोग जो है उनको डर लगता है। ट्रंप, मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप को नहीं फर्क नहीं पड़ेगा सर, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन के बाद 2.5 साल बाद रिपब्लिक पार्टी का हमेशा के लिए सत्ता से बाहर होगी। रिपब्लिक पार्टी के जो दूसरे लीडर्स है, जो अगला राष्ट्रपति का सर, वो अपना सोचता है। नहीं, लेकिन पार्टी सोच रही है ना, इसीलिए पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हम बैठक बुला रहे हैं और 5 सांसद बैठक बुला रहे हैं। अगर इस 5 सांसद बैठक बुलाते हैं और उसमें अगर बड़ा वर्ग रिपब्लिक पार्टी के सांसद ये कहता है कि ट्रंप जो जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं वो गलत है, हम सहमत रही है, तो ट्रंप के लिए मुश्किल पार्टी के अंदर बढ़ेगी इस बात को लेकर। आगे बढ़ते हैं। दोनों हाउसेस में अगर आपकी मेजोरिटी चली जाएगी तो आप एक भी लेजिस्लेशन पास नहीं करवा पाएंगे वहां। वो तो जानी है मेजोरिटी। तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर चली जाएगी तो आप पास नहीं करवा पाएंगे, तो ट्रंप एकदम पंगु हो जाएंगे। पर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि 500 ऑर्गेनाइजेशंस एंड $3 बिलियन इतना इस पर खर्च कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस और नेवेली रॉय। $3 बिलियन। फॉक्स की रिपोर्ट है, मैं इसीलिए उसको इन प्रदर्शनों पर, क्योंकि जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, उन्होंने हर जगह जिसने प्रदर्शन किया है उसके पीछे की चेन खोजी। अब ये अन्ना हजारे के प्रदर्शन पे भी पैसा खर्चा हुआ था। अन्ना हजारे पे भी पैसा, और जब वो चिंता नहीं कर रहे। हाँ, पाकिस्तान का देखिए साहब, एक तस्वीर अभी आज आई है, हंसना नहीं चाहिए था लेकिन आ गई, तो क्या करें हंसी। पाकिस्तान की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और ये थे वो दीवाने, ओ बड़ी जोर से गिरे भाई। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। आज पाकिस्तान में अमेरिका, टर्की के समेत 3 देशों के जो हैं वो सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट, इनके विदेश मंत्री बातचीत के लिए पहुंचे थे। तो ये शायद इजिप्ट के विदेश मंत्री का स्वागत करने के लिए आए थे ये, और इनका कालीन पर शायद पैर फिसल गया। इशाक डार, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ओह, तो ये ठीक है, थोड़ा चोट ना लगी हो इनको, और एम्बैरेसिंग तो ये जो है वो हो ही जाता है। और पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर ही लेता है अपनी भद पिटवाने के लिए। अब इसमें तो कोई रॉ की साजिश नहीं होगी, उठ पाए कि नहीं, इनके पैर के नीचे ग्रीस लगा दी हो किसी ने। लेकिन अब ये तस्वीर दुनिया भर में चलेगी, और गिरे भी पूरा बिल्कुल लमलेट, बिल्कुल जैसे फ्लैट कहते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से अपना रोल जो है दुनिया भर में गागा के बता रहा है कि हम फैसिलिटेटर हैं टॉक्स के, और हमारे जरिए जो है वो बातचीत हो रही है। तो ये अब ये 3 देश आए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट सऊदी अरब का आना है। सऊदी अरब क्योंकि एक पार्टी है इस लड़ाई की, भले ही वो ये कहता है कि वो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन वो इजरायली अमेरिकी कैंप में, वो इजरायली ना कही तो अमेरिकी कैंप में तो है। तो एक पक्ष तो यहां पर आ गया। अब सवाल यह है कि ईरान से कैसे बात होगी। चर्चाएं तो सर ये भी थी, आज सुबह, कल से ये खबर चल रही थी कि वो IRGC का जो नया कमांडर बनाया गया और जो स्पीकर है इनके गलीबाफ, इनको भी मार दिया गया। वो बाद में फिर खबर चल रही थी कि भाई इजराइल जो है हर उस आदमी को मार देगा जो लीडरशिप के जिससे बातचीत हो सकती है। ये चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से गलीबाफ पर तो
क्लैरिफिकेशन आ गया कि अभी कुछ ऐसा नहीं, वो जीवित है। जीवित है और वो सारी बात हो गई है। सर ये जितनी एक्सरसाइज हो रही है, देखिए एक तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मजाक उड़ाना अलग बात है। बहुत मैंने कहा ना, जोरदार हंसना नहीं चाहिए था, गिरे, लेकिन हंसना आ नहीं गई चाहिए था, बहुत जोरदार जोर से गिरे हैं वो। अब इसको पाकिस्तान से मत जोड़िए, ऐसे ही स्लिप हो रहा है पाकिस्तान, अब आप ये कहेंगे वो ठीक है। नहीं सर, मतलब सब ठीक रहे, हाँ। जैसे गिरे हैं 100% हड्डी टूट गई होगी। हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो वो बहुत वैसे- बुरा, वैसे मतलब पाकिस्तान के सब लिए उनको कुछ ठीक रखें। अच्छी खबरें भी हैं कि 20 उसके टैंकर जो हैं वो ईरान ने छोड़ दिए हैं कि आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मीडिएटर है। मीडिएटर तो मैं नहीं मानता, अगर मीडिएटर होते तो ईरान के लोग भी इस बातचीत में। अरे वो क्या कह दिया उन्होंने, हमारे विदेश मंत्री ने दलाल शब्द कह दिया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। मतलब पीछे पड़े हुए जयशंकर जी बात के तो पाकिस्तान ठीक में। है कि हैसियत जैसी रहेगी वैसे ही तो आदमी कहेगा ना। नहीं, बट नहीं कहना चाहिए था उनको, मुझे लगता है नहीं, इस लेकिन सब से बचना चाहिए बचना चाहिए था, लेकिन नहीं, मतलब वो जयशंकर बहुत बड़े पद पर है, बहुत अरे बड़े लेकिन अब और बताने का कोई तरीका नहीं था, आसान भाषा में समझाना भी तो होता है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नहीं, वो समझाना उन्होंने अच्छे से समझाया था ना मंजे अकबर ने, हाँ, कहा कि ये मीडिएटर नहीं है, पोस्टमैन पोस्टमैन है। हाँ, तो वो बेटर दलाल भी तरीका अच्छा था। ही है, अपना कमीशन खो। लेकिन वो कल हर्षवर्धन जी ने पूरा ब्रोकरेज पर पूरा ज्ञान दिया था आपको कि कैसा होता है, ब्रोकर क्या क्या करता है। क्या क्या करता है। फेलिसिटेड। अरे इस पे भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया हुआ है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। जयराम रमेश जी का ही पोस्ट है वो, कि अब बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा। पाकिस्तान पर किया है उन्होंने आज, ये एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र मजाक है, ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था बदहाल है, IMF, चीन, सऊदी अरब के जीवन दान पर चलता है, जिसने दशकों तक आतंकवादियों को पनाहगाह बताया, एक ऐसा देश जिसके साथ राष्ट्रपति क्लिंटन, बुश, बाइडेन, ओबामा सब बहुत सख्त थे। वो देश अब 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद अलग थलग पड़ने के बावजूद एक नई स्वीकृति के साथ दुनिया के सामने, पाकिस्तान को एक नई स्वीकृति मिल गई है, ये जयराम रमेश लिख रहे हैं। और डॉक्टर जयशंकर के शब्दों में, पाकिस्तान का दलाल बन जाना ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शानदार सैन्य सफलता के बाद मोदी सरकार की विदेश नीति, कूटनीतिक सक्रियता और नैरेटिव प्रबंधन की भारी नाकामी को दिखाता है। वो कह रहे हैं कि आतंकी हमले के बाद ये आइसोलेट हो गया था, सिंदूर जंग जो है वो हमने जीती, तो पाकिस्तान को तो किनारे पड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो दलाल बन गया, तो मतलब उसने अपने आप को एक दुनिया की निगाहों में एक इंपॉर्टेंट रोल में वो जो है वो आ गया है। और ये भारत की विदेश नीति की पर उनको ये भी बताना चाहिए भारत को इसमें शामिल क्यों होना चाहिए, क्या कारण है कि भारत जो आगे बढ़ के ये सारा कुछ जो है वो करे कि आप जो है आपस में सहमति करें। भारत जो है इस जंग में शामिल नहीं है भाई, भारत की जंग नहीं है ये। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है और अपनी सिक्योरिटी देखनी है। उसको ये नहीं करना चाहिए कि जैसे ट्रंप बोलते रहते हैं कि अच्छा मैं पीस का मसीहा हूं और उसके बाद जंग कर देते हैं। तो भारत वैसा नहीं है, भारत ना तो जंग चाहता है और ना ही दूसरों के पछड़ों में पड़ना चाहता है। मैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का उनका वो सुन रहा था इस पर टेक जो है, नाम भी लेने में कोई हर्ज नहीं, शेखर गुप्ता जी का सुन रहा था मैं, तो उनकी विदेश नीति पर काफी अच्छा बताते हैं वो। तो, हाँ, तो उन्होंने भी ये जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा भारत को क्यों होना चाहिए इसमें और पाकिस्तान क्यों है। उसमें जो एक मोटी बात उन्होंने कही कि ये इस्लामी दुनिया की लड़ाई है। पहले इस बात को भी समझिए, पाकिस्तान इसमें क्यों है एक स्टेक होल्डर। एक तो उसकी सीमा लगती है ईरान से, सबसे बड़ी बात। दूसरा वो इस्लामी मुल्क है। अब आप देखिए कितने बयान, ईरान भी बात करता है तो इस्लामिक मुल्कों के नाम लेता है, इस्लामी मतलब शब्द के इस्तेमाल करता है ना, मुसलमान, दुनिया के मुसलमान। बाकी देश भी बात करते हैं तो वो भी मुस्लिम दुनिया की उम्मा की बात करते हैं, वो उसका पार्ट है। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, वो उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है वो एक मुस्लिम देश के नाते भी है, तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है। और ट्रंप, जो भी आदमी ट्रंप के कहने पे कुछ कर रहा है, तो ट्रंप तो कुछ भी कर सकता है और कहलवा सकता है। अच्छा आप ऐसे सोचिए इसको कि ये जंग अगर लंबी खिंच गई तो सऊदी अरेबिया छोड़ेगा पाकिस्तान को? तो वो तो खुद फंसा हुआ है इसमें मीडिएटर बन के भी। अभी उसको अच्छा लग रहा होगा अगर अभी ग्राउंड फोर्सेस से हमला करा दें ट्रंप, तो ईरान पाकिस्तान पे भरोसा करेगा? भाई तू तो बात करा रहा था मेरी और फिर हमला हो गया मेरे ऊपर, मतलब तू भी मिला हुआ था इसमें। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, लग जरूर हमें रहा हो। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी इस पे? नहीं देखिए, एक तो ये कि मतलब दुनिया का कोई भी बड़ा देश इस तरह की ब्रोकरेज में, इस तरह की दलाली में पड़ता नहीं है। और ट्रंप साहब तो खुद ही बहुत बड़े मध्यस्थ हैं, मतलब कोई मध्यस्थता चल पाई क्या? रशिया ईरान वाली चल पाई क्या? इजराइल गाजा वाली चल पाई क्या? तो जब इतना बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश, उसकी मध्यस्थता का ये हाल है, तो छोटे मोटे दलाल तो ऐसे ही निपट जाएंगे पाकिस्तान जैसे, उनका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इसके आगे हम चले, अगर ये स्थिति सामान्य होती है तो हम भारत की भूमिका को देखें जरा।
जब हम कह रहे हैं कि सऊदी से उनका विदेश मंत्री आएगा, तो सऊदी के क्राउन प्रिंस से, MBS से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्रालय की बात हो रही है, लगातार उनसे संपर्क में है वहां के अधिकारी। दूसरा, यूरोपीय यूनियन, रशिया और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये सब मिलकर जो कुछ बनाएंगे, इसमें इजराइल भी एक पार्ट है, इसको आप समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डील होगी अमेरिका और ईरान बैठकर कर लेंगे और बिना नेतन्याहू के। वहां भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत को ये सब दिखाना नहीं है, भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, डील हो जाए। और मैं एक बड़े एक्सपर्ट हैं, वो फॉरेन एक्सपर्ट है, उनको मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म गोल है, और अगर ये हो गया तो भारत के लिए लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म में अच्छा लगेगा, पाकिस्तान की वाहवाही होगी, अच्छा चलो ठीक है सब हो गया, लेकिन उसकी दलाली खत्म हो जाएगी वहीं। लॉन्ग टर्म में जो लाभ होगा, आपको एनर्जी का लाभ होने वाला है, आपके लिए ईरान से रिश्ते बेहतर होंगे, उसका लाभ होगा। अगर ये युद्ध रुक गया तो चाबहार पोर्ट का लाभ हो सकता है, अगर ये युद्ध रुक गया तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का लाभ हो सकता है। और ओवरऑल कहें तो उन सभी देशों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उस गैप को भरने में भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, चलें और कुछ बातें आपको बता दें। ईरान पाकिस्तान के अंदर बातचीत में शामिल नहीं हुआ है, पहली बात तो ये, और ईरान ने अपना स्टैंड भी क्लियर करते हुए कहा है कि अब वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। उनके राष्ट्रपति का, मसूद पेजेश्कियान का ये पोस्ट है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उन्होंने एक साफ मैसेज दिया है, और उन्होंने कहा कि भरोसा बनाना यह पहला कदम होगा, और हम अभी अमेरिका पर भरोसा करने की किसी भी स्थिति में नहीं है, और अभी बातचीत में हम कोई इसीलिए इतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम ईरान के लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया। ईरान ने कहा कि उसने हमला करके 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, जहां पर जिस जगह पर थे, उसने शब्द हाइड आउट इस्तेमाल किया है, वहां पर उसने वार किया और वहां पर कई अमेरिकी मारे गए। ये IRGC के प्रवक्ता ने कहा, और उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह समझना चाहिए कि मिडिल ईस्ट अमेरिकी सैनिकों का कब्रिस्तान बनेगा। ईरान के दावे का अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने जवाब देते हुए खंडन कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक दुबई में अमेरिका के किसी भी सैनिक पर कोई हमला नहीं हुआ, और ईरान झूठ बातें फैला रहा है। आपको सुनाते हैं ये IRGC का दावा। گردومکان شناسایی و مورد هجوم موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن دلاور مردان نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند که تلفات بسیار سنگینی بر آنها وارد گردید. ساعت هاست که آمبولانس ها مشغول انتقال کشته ها و مجروحان فرماندهان و سربازان آمریکایی هستند. ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به خوبی درک کرده باشند که منطقه به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت. अब क्या है मामला? ये ईरान ये दावा कर रहा है कि ये जो जितने अमेरिकी सैनिक बगल बगल के देशों के बेसेस में रहते हैं, क्योंकि उनके बेस को हमने इतना मारा मिसाइलों से, वो सारे छोड़ के चले गए बेसेस, और अमेरिका की सेना ने उनको अब होटलों में रखा हुआ है, अलग अलग हाइड आउट्स में रखा हुआ है। तो वो दावा कर रहा है ईरान की हमने दुबई के होटल पर, हाइड आउट मतलब जहां वो रुकेंगे तो होटल जैसे ही कुछ होगा, वहां हमने हमला किया, और उसमें 500 अमेरिकी सैनिक थे, बल्कि 2 लॉट बताए, एक जगह पे 400 और एक जगह पर 100 सैनिक थे। हमारे पास पूरी जानकारी थी और हमने वहां पर हिट किया सीधे जहां अमेरिकी सैनिक थे। देखिए इसमें वॉर देखिए, अगर मैं ये कहूं कि सऊदी अरेबिया में अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट विमान E3G सेंट्री खड़ा हुआ था, तो तबाह हो गया। तो ये बोलना कि ऐसा नहीं हो रहा होगा वॉर में, क्या सैनिकों की मौत नहीं हो रही होगी, क्या ये सा दावा बड़ा है ना कि वो बेस छोड़ के सैनिक कहीं और सुरक्षित चले गए और हमने वो जगह भी ढूंढ ली और वहां मारा। देखिए वॉर, जो फॉग ऑफ वॉर होता है, उसमें दोनों साइड्स जो हैं वो अपने दावे भी करते हैं और छुपाते भी हैं। अमेरिका में अगर अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे होंगे तो भी वो छुपा रहे होंगे, तो ऐसे में पता करना और किसी के दावे की पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो आप जेडी वैंस वाला बयान कह रहे थे ना, वो मैं आप दिखा देता हूं, दुनिया को कुछ तो थोड़ी राहत मिले। जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति, एक तो हमने कल भी बात की थी, अचानक बहुत एक्टिव हुए, अब इनके लगातार इंटरव्यू, बयान सब कुछ आ रहा है। जेडी वैंस कह रहे हैं कि हम कोई यहां ईरान में साल 2 साल टिकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, युद्ध जल्दी खत्म करके हम आएंगे अपने घर वापस, फिर दुनिया में आग लगी हो तो लगी हो। We need to neuter them for a very, very long time, and that's the purpose. You're right. Gas prices have certainly gone up because of what's going on in the Middle East, but they're going to come down, right? This is a very, very temporary reaction to what is going to ultimately be a short-term conflict. I think the president's been very clear about this, that we're not interested in being in Iran a year down the road, 2 years down the road. We're taking care of business. We're going to be out of there soon.
and gas prices are going to come back down. अब ये अगर जो इन्होंने मियाद ली है उसको थोड़ा और छोटा कर देते तो और अच्छा होता है। इन्होंने साल से शुरू किया कि साल 2 साल नहीं रुकने वाले, साल से कम भी रुकोगे तो 1 महीने कितने महीनों में तब्दील होगा पता नहीं। क्या लगता है समीर जी? जंटी वैसे कल भी बयान आया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि भाई बाकी के देश वहां पर खुलवाने की साथ दे, हमने अकेले इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो फिर से उन्होंने बयान दिया कि भाई 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, मुझे लगता है कि उनकी तैयारी जिस तरीके से वो बता रहे हैं, ट्रम्प ईरान में बहुत बुरी तरीके से फंस गए। उनको लगता है कि भाई एक अंधी सुरंग में हम प्रवेश कर गए, यहाँ से कैसे निकलना है समझ में नहीं आ रहा है, और अब ट्रम्प निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि भाई हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, देखिए, और अमेरिका पे भरोसा नहीं है। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, भय और भरोसा साथ में नहीं चलता। आप भय भी दिखाओगे और भरोसा भी करने के लिए कोशिश करोगे, ये तय नहीं है। जिस तरीके से आपने भय का माहौल क्रिएट कर दिया ईरान के ऊपर इतना हमला करने के बाद, और लगातार आप सैनिक भेज रहे हो वहां पर और ये कह रहे हो कि भाई हमारे पैदल सैनिक वहां पर घुसकर मारकाट मचाएंगे, और उसके बाद आप कहते हो कि भरोसा किया जाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कितने भी बातचीत पाकिस्तान में हो, 3 देश के विदेश मंत्री मिलकर बात करें, इसका कोई अर्थ निकलने नहीं वाला, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। फिलहाल ईरान ये मान के चल रहा है कि उसे युद्ध लड़ना है और लंबे समय तक लड़ना है, और वो उसकी तैयारी कर रहा है। अमेरिका इसे निकलने की कोशिश कर रहा है और इसराइल अमेरिका को निकलने देना नहीं चाहता। इसराइल चाहता है कि एक बार में पूरा हिसाब ईरान से कर लिया जाए। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि भाई बातचीत भी ऐसे ही शुरू होती है, बातचीत भरोसा ही होता तो बात ही क्या होती है, तो बातचीत भी ऐसे ही शुरू होती है। अब ये जो पोस्चरिंग सैनिकों वाली है लेकिन बातचीत के साथ, ये तो धमकी है। मैं कह रहा हूँ ना, फिर वहीं पर आ जाता हूँ मैं कि ये धमकी ही तो बातचीत के लिए रास्ता होती है ना। क्यों बातचीत करेगी? यदि तो ईरान ये कहेगा ना भाई तुमने पहले भी बातचीत करते हुए मुझ पर 2 बार वार किया है, ठीक है, वो अब तो तुम फौज ले आए हो। नहीं तो फौज के बाद भी आप क्या समझ रही है बिना बातचीत के खत्म हो जाएगी जंग? कभी खत्म नहीं होगी, बातचीत तो होगी। आज जब वो इतने लोगों को, पैराट्रूपर्स को, मेरीन्स को वहाँ पर ले आए हैं, तो वो एक धमकी भी है, आशंका भी है, लेकिन बातचीत के लिए दबाव भी। और जब ईरान कह रहा है कि हमने मार दिया, हाइड आउट कर दिया, तो उसका क्या मतलब है? वो भी केवल वही बात है। और आप ये मान लीजिए, अमेरिका को जितना मैं समझता हूँ 500 सैनिक अगर मार दिए होते अभी तक तो अभी तक ईरान का नाम नहीं होता। ये आप मानकर चलिए। इसलिए वो प्रोपेगेंडा इलेक्शन इसमें जंग में हमेशा चलता रहता है सब तरफ से। 500 क्या सर, एक हमले में 50 भी मर जाते हैं। हाँ, तो भी बहुत पूरी दुनिया भर में उसका थोड़ा सा इसमें ऐड, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बातचीत जो है उससे जंग रुकती है। क्या अफगानिस्तान में बातचीत से जंग रुकी? गरीब आदमी को तो सर मार कोई भी बातचीत से जंग नहीं रुकती, लेकिन जंग बिना बातचीत के नहीं रुकती। ब्रेक के बाद बात कर लेंगे। गधे की तरह पीट के भी बतिया लेना चाहिए।